हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज वर्मा और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th सेशन 2021 एंड 22 फॉर फर्स्ट टर्म मैथ्स। जो फर्स्ट टर्म है उसका सेक्शन सी बाकी था, जो हम लोग तो आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन सी पर। ये सेक्शन सी जो होगा इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और वो होंगे बेस्ड ऑन केस स्टडी। सो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41 to 45 are based on case study first, and other 5 questions 46 to 50 will be based on another case study। तो देखिए हमारा फर्स्ट केस स्टडी यहां पर है, जिसका फिगर यहां पर शो हो रहा है और इस फिगर में क्या बताया गया है वो यहां से हम लोग जानेंगे। तो इसमें देखिए इस फिगर में ये कहा गया कि द फिगर गिवन अलोंग साइड शोज द पाथ ऑफ अ डाइवर। इसमें क्या आप देख रहे हैं जैसे कि फिगर में कि पाथ ऑफ द डाइवर, उसका पाथ शो कर रहा है डाइवर का कि कब when she takes a jump from the diving board, जब वो क्या कर रही है डाइविंग बोर्ड से जंप ले रही है तो उसका क्या जंप का क्या पाथ होगा वो यहां पर इस फिगर में शो हो रहा है। और क्या है क्लियरली इट इज अ पैराबोला। जब हम इसका पाथ देखेंगे जो यहां पर इसने जंप किया है तो वो बिल्कुल पैराबोला ही है, पैराबोला के फॉर्म में है। तो अब उस उसमें दिखाया गया कि जंप करने वाली डाइवर कौन है, तो यहां दिखाया है एनी वाज स्टैंडिंग ऑन अ डाइविंग बोर्ड। यहां डाइविंग बोर्ड आप देख रहे होंगे जहां पे ये एनी खड़ी हुई है और यहां से ये क्या कर रही है, जंप कर रही है। और जो डाइविंग बोर्ड है वो वाटर लेवल से 48 फीट एबव द वाटर लेवल, जो वाटर लेवल है हमारा वाटर लेवल, उस वाटर लेवल से ये 48 फीट एबव है जो डाइविंग बोर्ड है। तो वहां पर खड़ी हुई है और क्या कर रही है कि सी टुक अ डाइव इनटू द पूल, और वहां से ये जो डाइविंग बोर्ड है वहां से वो डाइव कर रही है पूल में। और क्या हो रहा है कि हर हाइट इन फीट एबव द वाटर लेवल एट एनी टाइम 30 इन सेकेंड्स इज गिवन बाई द पॉलिनोमियल ht सच दैट दिस। तो यहां पर ये कहा गया कि उसकी हाइट जो है जब डाइविंग कर रही, यहां से डाइव करेगी तो डाइव करने से उसकी हाइट जो भी शो की जा रही दी जा रही है उसके लिए ये दिया गया है एक पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल क्या शो कर रहा, उस पाथ के हर पॉइंट पर की हाइट को शो कर रहा है कि हर पॉइंट पर उसकी हाइट क्या होगी एट एवरी पॉइंट एंड एट एवरी सेकेंड। जो भी सेकेंड जिस टाइम पे आप देखेंगे उसको डाइव करने के बाद, तो डाइव करने के से स्टार्ट होकर के जितने समय बाद उसकी क्या हाइट होगी वो ये शो करेगा। तो देखेंगे अब हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। सो अब क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो जो हमारा गिवन यहां पर हाइट के लिए पॉलिनोमियल गिवन है, तो हाइट के लिए जो पॉलिनोमियल फॉर्म में है उसमें कहा गया है कि जो के आया है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम लोग देखें तो यहां क्या कहा गया है कि यानी एनी वाज स्टैंडिंग ऑन अ डाइविंग बोर्ड 48 फीट एबव द वाटर लेवल। तो देखें जब हमारा ये जो उसकी डाइव कर रही है तो डाइविंग स्टार्ट नहीं हुई है, उस समय वो कहां पर खड़ी हुई है, वाटर लेवल से 48 मीटर हाइट पर जो हमारा डाइविंग बोर्ड है उस डाइविंग बोर्ड पर खड़ी हुई है। तो इनिशियली उसकी हाइट क्या हुई, इनिशियली उसकी हाइट हुई 48 फीट है उसकी हाइट।
और उस समय जब जस्ट वो डाइविंग स्टार्ट करेगी, तो जब स्टार्ट करेगी तो उस समय, जिस समय वो डाइविंग बोर्ड पर खड़ी हुई है, उस समय टी की वैल्यू क्या होगी? उस समय टी की वैल्यू होगी 0, और टी की वैल्यू 0 होगी तो उसकी इनिशियल हाइट वो वहां पे बताएगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं? सिंस वी नो दैट F0 जो होगा, तो F0 क्या होगा? F0 इक्वल होगा 48, क्योंकि जब t हमारा क्या है, इनिशियल है, वहां खड़ी हुई है, तो उस समय t डाइविंग के लिए उसका t 0 है, और उस समय उसकी हाइट है 48, तो F0 इक्वल 48 है। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ t के प्लेस HD, ये कह सकते हैं H0, और HT में t के प्लेस पे 0 पुट करें तो क्या हो रहा है? यहां जब 0 पुट करेंगे तो t स्क्वायर, t 0 होगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, और 8 के साथ भी मल्टीप्लाई में 0 आएगा तो यहां भी 0 हो जाएगा। केवल क्या बचेगा? 0 + 0 + k इक्वल 48। सो आवर आंसर इज 48। वैल्यू ऑफ k इज 48 एंड दिस वैल्यू lies in option C. So our option C is correct. 42th question or second question of section C is, in what time will she touch the water level in the pool? तो ये जब यहां से डाइविंग कर रही है एनी, तो वो जब डाइव करेगी तो कितने समय में वो वाटर लेवल को टच करेगी? वाटर को टच करेगी, तो इट मींस वाटर को जब टच करेगी तो हमारा जो ये हाइट गिवन है, ये हाइट इन्होंने क्या कहा है कि वाटर लेवल एट एनी, क्या दिया गया? द हर हाइट इन फीट अबव द वाटर लेवल एट एनी टाइम t seconds is given by this polynomial, means this polynomial is showing her height at any time above the water level। और जब वो वाटर को टच करेगी तो वहां हाइट क्या होगी? देन हर हाइट विल बी 0, क्योंकि इसकी हाइट तो 0 हो जाएगी उस समय। तो क्या कब करेगी? तो ये हो जाएगा, यहां शो कर सकते हैं कि HT इक्वल 0। ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि वो जो वाटर लेवल को टच करेगी, तो वाटर लेवल को टच करेगी तो वाटर लेवल से उसकी हाइट 0, और HT की वैल्यू ये गिवन है। हम यहाँ पर इसको पुट करें और कैलकुलेट करना चाहें तो क्या आएगा? -16t² + 8t और प्लस k की वैल्यू हम फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड कर चुके हैं 41th क्वेश्चन में, तो वो k की वैल्यू थी 48 इक्वल 0। और इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 8। तो 8 से अगर हम इसको डिवाइड करा लेते हैं, या चाहो तो -8 से डिवाइड करा दें तो यहाँ माइनस साइन रिमूव हो जाएगा। तो -8 से डिवाइड कराएं तो 2t² -t एंड -8 6 इक्वल 0। नाउ हमें क्या करना है? वैल्यू फाइंड करनी है t की, और t की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको फैक्टराइज कराना पड़ेगा। फैक्टराइज कराएं तो 6 से 2 = 12 के ऐसे फैक्टर्स करिए कि सब्ट्रैक्ट करने से 1 आ जाए। तो 1 आ जाए, ऐसा सब्ट्रैक्शन आप क्लास 9th में ये फैक्टराइजेशन कर चुके हैं। तो यहाँ क्या करेंगे? 4 3 होता है, तो ये 4t और सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन इसका डिफरेंट होना चाहिए। 3t - 6 = 0। नाउ टेकिंग कॉमन, तो ये 2 कॉमन है और t कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा? t - 2 एंड हियर इज 3 is common, then t - 2 = 0। So students, we have this here, we will solve it here। then क्या? t - 2 and 2t - 3 + 3 = 0। अब इक्वलाइज कराएंगे, एक को 0 के इक्वल, t - 2 = 0, then t = 2 सेकेंड्स। ये आंसर हो सकता है। अनदर आंसर क्या हो सकता है? वो होगा 2t + 3 = 0, then 2t = -3 and t = -3/2 सेकेंड्स। ये भी एक आंसर हो सकता है। बट स्टूडेंट्स, यू नो दैट द टाइम इज नेवर बी नेगेटिव। टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। सो दिस इज wrong। So our answer is this।
2 seconds, and this is in our option B. So our option B is our 43rd means third numerical of section C and 43rd numerical of this question paper is Rita's height in feet above the water level is given by another polynomial pt with zeros -1 and -2, then pt is given by। तो अगर हम यहां पर दे दिया है कि जो हमारा केस स्टडी में जो इसका डाइविंग जो प्लेस था वहां से जब डाइव करती है तो उसका जो पाथ का जो पॉलिनोमियल जो दिया गया था उसको हम अनदर पॉलिनोमियल के फॉर्म में दे सकते हैं जिसके जीरोज ये हैं। तो क्या क्या होगा, तो ये क्या होगा, उसके जीरोज गिवन है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सो फर्स्ट को अगर हम अल्फा लेट कर लें तो ये हो गया अल्फा और सेकंड को कर लें बीटा, तो दीज आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल का फॉर्म जो होगा वो ये होगा पी टी इक्वल ए लगा लेते हैं और यहाँ आएगा टी माइनस अल्फा एंड टी माइनस बीटा, ये होगा। और यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यूज को पुट कर लें तो टी माइनस और -1 ये है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पुट करें तो टी -2 हो गया। और ये हम लोग 9th में वी हैव रेड इट द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू विल बी, तो दीज टू क्या हो सकता है, ये होगा ए स्क्वायर मींस टी स्क्वायर, और इन दोनों का सम करके देखेंगे तो सम क्या होगा -2 + 1 तो मींस हो गया -1, तो -1 टी मींस टी बचेगा, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट होगा प्लस माइनस -2 × 2। अब अगर इस फॉर्म में देखें कुछ यहां मिल रहा है, इस फॉर्म में मींस टी का और कांस्टेंट टर्म ये दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तो इसमें तो टी पॉजिटिव है कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, यहाँ टी पॉजिटिव है कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, और यहाँ भी हमारा टी नेगेटिव है कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है, और इसमें दोनों पॉजिटिव हैं, इट मींस और टी स्क्वायर नेगेटिव है। तो क्या हो रहा है देखा जाए तो ये नहीं हो पा रहा है, तो इसको नेगेटिव करने के लिए माइनस साइन अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो -a और टी स्क्वायर माइनस साइन माइनस साइन अगर हम कॉमन ले लें तो -a माइनस का टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2 ये होना चाहिए, ये भी यहां कोई ऑप्शन है नहीं। तो a की वैल्यू जो होती है ये हमारा कांस्टेंट फॉर्म में होता है, और ये कॉमन जो हर जगह से आता है वही यहां रखा जाता है, और इसको जब हम लोग पॉलिनोमियल लिखते भी हैं तो इसको छोड़ देते हैं, केवल उतना पॉलिनोमियल लिखते हैं, अब हमें इसको यहां मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू जो -a इक्वल जो आएगा वो 24 होना चाहिए इसका। और ये कह सकते थे कि ये लाइन अगर ना करना चाहने को फर्स्ट नेगेटिव और लास्ट 2 पॉजिटिव इसी में है और किसी में नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ a इक्वल रख सकते हैं -24, इक्वल -24 का यहाँ मल्टीप्लाई करा देते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस का 24 टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 24 टी और माइनस माइनस प्लस 48, और दिस आंसर इज इन आवर ऑप्शन डी। सो आवर ऑप्शन डी इज आवर 44th numerical of this question paper and 4th numerical of section C is a polynomial QT with sum of zeros as 1 and product of zeros as -6 is modeling Anuj height in feet above the water level at any time t in seconds, then QT is given by। यहां भी हमें पॉलिनोमियल का क्या निकालना है, इक्वेशन फॉर्म करना है, और हमारे पास मेथड तो वही है, वही हमने अभी किया था। यहाँ Q है तो QT अगर हम लिखना चाहें तो यहां पर कांस्टेंट तो हमें अप्लाई करना ही होता है, चाहे K अप्लाई कर लें, A अप्लाई कर लें, कोई भी एक यहां पर अप्लाई किया जाएगा। और यहां पे अगर T के फॉर्म में है तो लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू T प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये हमको यूज करना पड़ेगा, तो इसका यूज अगर हम लोग करते हैं तो यहां क्या हो जाएगा, के ब्रैकेट में टी स्क्वायर
t square minus sum of zeros is 1 into t plus product of zeros है minus का 6. Product of zeros is given minus 6, so we can write it as, तो क्या आ जाएगा k ब्रैकेट में आ गया t square minus t minus 6. It is also same as first one, last one. तो इसमें देखेंगे कि यहाँ t स्क्वायर पॉजिटिव है, t नेगेटिव है एंड 6 नेगेटिव, इसके दोनों के साइन सेम होंगे और इसका उनसे अपोजिट साइन होगा. मींस ये देखते हैं तो इसमें तो तीनों के सेम साइन होंगे, थ्री तो आ ही नहीं सकता है. इसमें इन दोनों के अपोजिट साइन हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता है. इसमें देखें दोनों के साइन, इनके दोनों के साइन सेम है और ये उसका जस्ट अपोजिट साइन में है. इट मींस इट मे बी. फोर्थ वन को भी चेक करें तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव साइन में है. तो वैसे अगर हम देखना चाहें तो हमारा आंसर इसी तरीके से इजीली ये आ जाता है. बट यहाँ पे 8 आ रहा है, जब ये नेगेटिव, ये इसको t को नेगेटिव करना है तो t स्क्वायर को नेगेटिव करना है. मींस पुटेंगे k इक्वल -8. अगर इसमें -8 पुट कर देते, -8 से मल्टीप्लाई होगा तो -8t स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8t माइनस माइनस प्लस 8 6 are 48. और दिस आंसर लाइज इन sections option C. So our option C is correct. Students, our 45th numerical of this question paper and 5th numerical of this section C and last numerical of case study first is the zeros of the polynomial rt equal minus 12t square plus k minus 3t plus 48 are negative of each other. Then k is. These are the options. तो देखेंगे कि इसमें क्या पूछा, क्या कहा गया है कि इसके जीरोज जो हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरोज, विच इज द पॉलिनोमियल rt इक्वल माइनस 12t स्क्वायर प्लस k माइनस 3t प्लस 48. दिस इज द पॉलिनोमियल एंड इट्स जीरोज आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर. You can imagine what is the negative of each other. If we write a here, so its negative will be minus a. नेगेटिव, इसका नेगेटिव किसी का नेगेशिएशन करना है, तो क्या होगा, नेगेटिव में ऐसा होगा. और इसका नेगेटिव देखा जाए तो ये है. और जो टू नंबर्स विच आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, तो उनका सम हमेशा अगर आप देखेंगे तो उनका सम होता है 0. सो the sum of their zeros will be 0. इसके जीरोस का सम क्या होगा, 0 होगा. और सम का हम लोग क्या जानते हैं, अगर सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0 मींस इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 देन वी कैन राइट हियर b इक्वल 0. मींस उस पॉलिनोमियल का x कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा. कैसे होगा, वी नो दैट सम ऑफ जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज रिटन इन द फॉर्म इन द रिलेशन -b/a इक्वल 0. इसको तो अल्फा जो सम ऑफ जीरोज लिखें, सम ऑफ जीरोज को हम लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. मींस ये b, इसको a लिया गया तो ये b लिया था, ये c लिया था. अगर आपने पॉलिनोमियल्स को सॉल्व किया है तो उसमें a b c इनके ये दो कोफिशिएंट्स थे, कांस्टेंट टर्म को c लिया गया था. तो यहाँ पर b की वैल्यू, तो अगर हम a अपॉन b, तो a को उधर अगर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, b इक्वल 0. तो b के प्लेस पे हमारा यहाँ क्या है, k माइनस 3, तो b इक्वल 0 आया तो k माइनस 3 रखते हैं, k माइनस 3 इक्वल 0, देन k इक्वल 3. अवर आंसर इज 3. The value of k is 3 and it is in option A. So our option A is correct. This was our case study first. Now move to the case study. Our case study second. Here is its figure which is given here, and it is for question number 46 to 50. Means question number 46 to 50, those will be based on case study second in our question paper. तो क्वेश्चन पेपर में जो दिया होगा तो उसमें देखेंगे a hockey field is the playing surface for the game of hockey.
जो हॉकी फील्ड होती है यहां पर शो कर रहे हैं वो क्या होती, प्लेइंग सरफेस होती है गेम ऑफ हॉकी, हॉकी गेम के लिए। और क्या था, हिस्टोरिकली द गेम वाज प्लेड ऑन नेचुरल टर्फ और ग्रास। जो पहले जो होता था हिस्टोरिकली, हिस्ट्री में या हिस्टोरिकली पिछले समय में, तो जो गेम हॉकी का गेम था वो नेचुरल ग्रास पर, नेचुरल टर्फ जो घास होती थी उस पर खेला जाता था। बट नाउअडेज इट इज प्रीडोमिनेंटली प्लेड ऑन एन आर्टिफिशियल टर्फ। अब इसको बहुत ही प्रभावी तरीके से किस पर खेला जाता है, आर्टिफिशियल टर्फ, जो हमारी बनाई हुई घास होती है, ग्रास होती है, उस पर खेला जाता है आर्टिफिशियल टर्फ में। और इसके बाद क्या है, इट इज रेक्टेंगुलर इन शेप 100 यार्ड्स बाई 60 यार्ड्स। ये जो फिगर यहां दिया गया है ये रेक्टेंगुलर होता है, किसमें, शेप में। इसकी लेंथ जो होती है वो 100 यार्ड्स होती है और विड्थ जो रहेगी वो 60 यार्ड्स होगी। गोल्स कंसिस्ट ऑफ 2 अपराइट पोस्ट्स, और इनमें क्या होता है, गोल्स जो होते हैं इनमें 2 अपराइट पोस्ट्स होती हैं, उठी हुई दोनों तरफ, इस तरफ भी होगी और उस साइड भी होगी वो गोल्स के लिए। और उसमें क्या होगा, प्लेस्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बैक लाइन। जो बैक लाइन का है, सबसे लास्ट की जो बैक लाइन है उसके सेंटर से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर ये प्लेस्ड होती हैं, जो अपराइट पोस्ट्स होती हैं। और उसके बाद क्या होता है, ज्वाइंड एट द टॉप बाई अ हॉरिजॉन्टल क्रॉस, और बार, जो हॉरिजॉन्टल क्रॉस बार के थ्रू वो क्या कर दी जाती हैं, उनको ज्वाइन करा दिया जाता है। जो पोस्ट बनती है तो 2 अपराइट पोस्ट लगा दी जाती है, इस साइड भी लगाई गई, उस साइड भी है, और वो इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। जो सेंटर बैक लाइन होती है उसके सेंटर से, और उस पर क्या है, अपराइट हॉरिजॉन्टल अपराइट जो क्रॉस बार लगा दिया जाता है। और उसके बाद क्या होगा जाकर के कि ये भी कहा गया दी इनर एजेस ऑफ द पोस्ट मस्ट बी 3.66 मीटर 4 यार्ड्स अपार्ट। जो इनर एजेज है, पोस्ट जो लगाई गई हैं उनकी इनर एजेज की डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 3.66 मीटर 4 यार्ड्स, जो यहां पर यूज की जाएंगी। और उसके बाद एंड द लोअर एजेस ऑफ द क्रॉस बार मस्ट बी 2.414 मीटर 7 फीट अबव द ग्राउंड। और जो इनकी लोअर एजेस हैं वो ग्राउंड से ऊपर कितनी होनी चाहिए, 2.14 मींस 7 फीट ये होनी चाहिए। अब इसके बाद यहां पर दिया गया ईच टीम प्लेज विद 11 प्लेयर्स। अब जो हमारी हॉकी टीम होती है वो अपने क्या 11 प्लेयर्स के साथ खेलती है ऑन द फील्ड ड्यूरिंग द गेम इंक्लूडिंग द गोली। मतलब जो हमारे गोलकीपर्स होते हैं, गोलाई को, उनको भी गोलाई को इंक्लूड करते हुए 11 प्लेयर्स होते हैं। और पोजीशंस यू माइट प्ले इंक्लूड, जो हमारी पोजीशंस होती हैं इस गेम में वो पोजीशन हुई फॉरवर्ड एज शोन बाई प्लेयर्स ए बी सी एंड डी। जो ए बी सी और डी के द्वारा जो यहाँ पर प्लेयर्स शो किए गए हैं वो होते हैं फॉरवर्ड, उनको फॉरवर्ड प्लेयर्स कहते हैं। और मिड प्लेयर्स एज शोन बाई ई एफ जी, जो मिड प्लेयर्स हैं ई एफ जी के द्वारा शो किए गए हैं। और फुल बैक्स एच आई जे, और जो सबसे लास्ट में गोल के पास में है एफ आई जे, वो फुल बैक हैं। और उसके बाद गोलई जो है वो के, जो गोल के गोल पोस्ट के पास में बिल्कुल खड़ा हुआ गोल पोस्ट पर वो के है हमारा गोलकीपर जो होगा। ये प्लेयर्स की पोजीशंस होती हैं जिनके नेम्स ये हैं। तो ये प्लेयर्स वहां प्ले करते हैं अपना रोल। और इस केस पर डिपेंड करते हैं हमारे 5 क्वेश्चंस, क्वेश्चन 46 to question 50, और you must have consider this and you must have observed this figure. So now we will move to the question 46. Our 46th question of this question paper and 6th question
for case study. Second is for section C, and first question for case study second is the coordinates of the centroid of triangle EHJR. If you observe here, you will see what are the coordinates of E, H and J. तो E के कोऑर्डिनेट्स अगर देखें तो E के कोऑर्डिनेट्स यहां देख रहे हैं कि 2, 1, ये 2, 1 पे है E। अगर इसमें देखें तो 2, 1 है, और तो हम कोऑर्डिनेट्स यहां लिख लेते हैं E है 2, 1। कोऑर्डिनेट्स ऑफ H अगर हम लोग देखना चाहें तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ H? If you will see, then the coordinate of H are -2, 4, means its coordinates are -2, 4। और अगर अब हम किसका देखें, J के कोऑर्डिनेट्स को देखें तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ J आर, अगर यहां से देख रहे हैं तो -2, -2 है, तो J के कोऑर्डिनेट्स -2, -2 होते हैं। तो ये होते हैं क्या, इस न्यूमेरिकल में है। तो अब हम इसका पूछा है सेंट्रॉइड, तो आपको पता होना चाहिए सेंट्रॉइड का फार्मूला होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सेंट्रॉइड कैन बी फाउंड बाय दिस फार्मूला x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ये हमारा सेंट्रॉइड का फार्मूला होता है अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन हैं। तो उसके वर्टिसेस गिवन हो x1, y1, x2, y2 and x3, y3 are the vertices of the triangle, then their centroid coordinate of their centroid is this। तो ये कोऑर्डिनेट्स जो है ये हम यहाँ लिखेंगे, तो x1 + x2, x1 हुआ 2 + x2, x2 की जगह -2 आ जाएगा, x3 की जगह भी -2 आ गया /3, और y1 हुआ 1 + y2 हुआ 4, और y3 की जगह -2 आया /3। अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें हम लोग तो क्या होगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया -2/3, 4 + 1 5, 5 - 2 करेंगे तो 3 आएगा, 3/3 means 3 1s are 3, so our coordinates are -2/3, 1, -2/3, 1, and this is our in option A. So option A is our 47th numerical is if a player P needs to be at equal distances from A and G such that A, P and G are in straight line, then position of P will be given by these are the options। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो ये क्या P के पोजीशन इनमें से कोई एक होगी, तो P जो हो रहा है P के लिए सबसे पहले हमें A और G की पोजीशंस को लिखना पड़ेगा। तो इफ वी ऑब्जर्व हियर, तो देन यू विल फाइंड दैट A is at the position, यहां से देखेंगे तो 3, 6, तो A की जो पोजीशन है वो है 3, 6, एंड G, अगर G की पोजीशन यहां से आप लोग G की पोजीशन देखना चाहें तो वो होगी 7, 1, 3, नहीं सॉरी, इसकी पोजीशन अगर यहां से देखें तो 1, -3। तो यहां से ये हमारी दो पोजीशन है। अब यहां पर क्या कहा गया, इसमें ये शो कर रहा है कि P needs to be at equal distances फ्रॉम A एंड G। तो P जो है इक्वल डिस्टेंसेस से होगा A एंड G। अगर डिस्टेंस कोई 2 पॉइंट्स है, दिस इज पॉइंट A और अनदर एनी 2 पॉइंट्स, वी कैन पुट अ पॉइंट at equal distances from these 2 points, so we know that the points which are equidistant from these from 2 points, those points lie on the perpendicular bisector of
इट्स लाइन सेगमेंट। ये हमेशा याद रखेंगे, आपको याद रखना है कि इसका लाइन सेगमेंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हुआ, इस पे ही जितने पॉइंट्स होंगे, दोनों से इक्वी डिस्टेंट पॉइंट होंगे, वो यहीं ऐसे ही लाई करेंगे। कोई भी पॉइंट इस पर ले लें, वो सारा क्या होगा, इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होगा। लेकिन एक कंडीशन और दे दी है उन्होंने कि सच दैट APG एंड G आर इन स्ट्रेट लाइन। और APG, तो P जो होगा, P यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था, कहीं भी हो सकता था, बट यहां कंडीशन ने जो उसकी पोजीशन फिक्स कर दी, उसकी पोजीशन कर दी कि दीज आर APG आर इन अ स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन पर केवल एक ही पॉइंट लाई करेगा जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंट होगा, दैट विल बी द मिड पॉइंट P। चूंकि इक्वी डिस्टेंट होगा, और ये हमेशा, चूंकि ये क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑलवेज इंटरसेक्ट the given line segment at its midpoint, so P is the midpoint of P is the midpoint of A and G। और A and G का अगर मिड पॉइंट है तो हम मिड पॉइंट का फार्मूला जानते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। और इसको अप्लाई अगर हम कर लेते हैं तो x1 है 3 प्लस x2 है 1 अपॉन 2, और यहाँ x1 है, y1 है 6 और y2 है माइनस का 3 अपॉन 2। नाउ 4/2 मींस 4 को 2 से डिवाइड कराते हैं तो 2 टाइम्स होगा, और यहाँ या 3/2 तो 3/2। दिस इज अवर आंसर एंड इट इज इन अवर ऑप्शन सी, सो अवर ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, अवर 48th न्यूमेरिकल is the point on x-axis equidistant from I and E is। तो क्या दिया गया है कि x एक्सिस पर ऐसा पॉइंट हमको देखना है जो इक्विडिस्टेंस है A और I और E से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will let the point on x axis be and the point on x axis, so its y coordinate will be 0. So we can write, let the point on x axis is h comma 0. This is the point which is equidistant from I and E, और I and E इसको हम पॉइंट को P अगर लेट कर लेते हैं तो ये P हो गया x एक्सिस पर, और ये इक्विडिस्टेंस है I और E पर। तो हम देखेंगे, फिगर से देखेंगे कि I और E के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं। I का कोऑर्डिनेट्स, अगर I के कोऑर्डिनेट आप यहां से देखें तो I के कोऑर्डिनेट होंगे, इसमें देखने से पता चलता है कि -1, these are the coordinates of I, and E के कोऑर्डिनेट्स को अगर देखना चाहें तो आप E के कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे तो ये दैट साइड 2 are 2, 1। तो ये हमारे E और I के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इससे हमें क्या करना है, इट इज सेड दैट दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज, बोथ दीज मींस PI इक्वल PE, PI इक्वल PE। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो अभी हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, तो इसके लिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं। PI स्क्वायर इक्वल PE स्क्वायर, और यहां से फिर हमारा फार्मूला जो आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 है हमारा क्या, यहां से PI के लिए देखें तो x2 इसको ले लेते हैं तो h माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y2 को 0 लिया, 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल, यहां PE के लिए लेंगे तो h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से आ गया h प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल h माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज कैंसिल्ड, इनको यहां से लेके आते हैं, क्या होगा h प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस h माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टाइम ऐड करेंगे तो 2h, a प्लस b करना है तो 2h
और -1 हो जाएगा 2h -1, और सेकंड में होगा जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये h कैंसिल होगा, ये प्लस का हो जाएगा +3 होगा, ये इनटू में 3 आएगा इक्वल 0। सो 2h -1 इक्वल 0, h 2h इक्वल 1 and h इक्वल 1/2। सो our point is 1/2 comma 0 and this is in our option first, so our option A is right. So students, our 49th question is what are the coordinates of the position of a player Q such that his distance from K is twice his distance from E and K, Q and E are collinear। तो यहां पर Q ऐसा एक प्लेयर में प्लेस करना है और उसकी पोजीशन बतानी है, दीज आर द ऑप्शंस फॉर द पोजीशन ऑफ Q। तो Q को हमें लाना है कि उसकी डिस्टेंस K से जो डिस्टेंस है उसकी E से डिस्टेंस की डबल हो। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ E एंड K। So what are the coordinates of E from this figure? If you observe here, the coordinates of E are 2,1, 2,1 and coordinates of K are, K को अगर आप देखें तो K के coordinates को इससे देखना चाहे तो ये आएगा -4,1। So -4,1 are the coordinates of K। Now ये कहा गया है कि उसकी डिस्टेंस जो है K से, Q की डिस्टेंस K से, QK इज ट्वाइस हिज डिस्टेंस फ्रॉम E, मींस QE जो E से उसकी डिस्टेंस है उसका ये क्या है, ट्वाइस है। और एक आगे और इसमें दे दिया कि K, Q एंड E आर कोलिनियर। तो K, Q एंड E आर कोलिनियर। सबसे पहले हमारा K हम यहां पुट कर लेते हैं, दिस इज K और दिस इज द पॉइंट Q। E ये K है और ये E है। अब अगर हम यहां पर पुट करना चाहें Q को और इस तरीके से करना चाहें कि Q से K की डिस्टेंस Q से E की डिस्टेंस की डबल हो, इट मींस आप समझ रहे हैं कि जो हमें Q लेना है वो K से अधिक दूरी पर होगा और E के पास में होगा। अगर दिस साइड अगर कहीं भी हम Q को पुट करना चाहें, कहीं भी उसको पुट करना चाहें तो उसकी डिस्टेंस K के पास होगी और Q से अधिक होगी। तो वो या तो इधर अंदर आ सकता है, लेकिन अंदर जैसे ही लाएंगे तो ये तो जो Q से उस पॉइंट से K की डिस्टेंस QE की डबल है, तो QE तो पूरा है। अगर यहां कहीं पुट कर देते हैं तो वो QE का डबल नहीं, सॉरी QE का डबल है। QE यहां कहीं पुट करते हैं तो QE अगर यहां आएगा तो ये डबल हो जाएगा। मींस हम यहां पर कहीं इसको पुट कर सकते हैं बीच में ही QE, इस जगह अगर हम Q को पुट कर दें तो जो इसकी डिस्टेंस यहां से है इसका जस्ट ये डबल है। मींस अगर ये 1 होगा तो यहां क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको अगर देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहां से रखना चाहें तो QK अपॉन QE करना चाहें तो 2/1 होगा, मींस 2:1 में जो Q है, पॉइंट Q है वो K और E को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। सो वी विल यूज हियर द सेक्शन फॉर्मूला फॉर Q, K एंड E। तो हम जो यहाँ लाइन सेगमेंट ले रहे हैं वो K और E को ले रहे हैं, तो K फर्स्ट हो जाएगा यहाँ x1 y1 और E हो जाएगा x2 और y2, और जो रेशियो आया वो आ रहा है 2:1 में डिवाइड करा रहा है K और E को। तो K और E का सेक्शन फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सेक्शन फार्मूले में, वी नो दैट द सेक्शन फार्मूला ये होगा जाकर के क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन
m1 प्लस m2 और दूसरा आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस फार्मूला कैन बी यूज्ड हियर, और यहां पर अगर हम यूज करते हैं इसको तो क्या आ जाएगा, m1 क्या है 2 है और x2 इज आल्सो 2 प्लस m2 है 1 तो x1 है माइनस का 4 अपॉन 2 प्लस 1। और सेकेंड अगर देखेंगे तो सेकेंड वन है m1 2 और y2 इज 1। और इसके बाद देखें तो एक हम यहां देख सकते हैं कि दोनों में क्या है 1 ही आ रहा है, तो कोलिनियर है, तो एक इनका वो 1 ही होना चाहिए। फिलहाल हम यहां लिख लेते हैं, तो वो अब यहां पर प्लस y1 रखेंगे, ये m2 रखेंगे 1 तो y2 हो जाएगा y1 हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो यहां आंसर 1 ही आना है बिकॉज दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो यहाँ 1 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 अपॉन 3 और यहाँ आया 3 अपॉन 3, तो ये क्या हो गया, ये 0 हो रहा है कैंसिल होके, तो ये आ गया हमारा ऑप्शन हो गया 0,1। दिस इज अवर आंसर एंड 0,1 लाइज इन ए ऑप्शन बी, सो अवर ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, अवर लास्ट न्यूमेरिकल of this sample paper and section C also, 50 the point on y-axis equidistant from B and C is, these are the options। तो हमारे पास एक तो सिंपल सा वे ये है कि हम B और C के कोऑर्डिनेट्स को लिख लें इस फिगर से। तो अगर हम इस फिगर से देखते हैं तो B के कोऑर्डिनेट्स है 4,3 और C के कोऑर्डिनेट्स है 4,-1। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके इस पे लिखना चाहें तो यहाँ B क्या होगा, ये यहां से देखें तो B है 1 2 3 4,3 1 2 3, B is here and C is 4,-1 4,-1 यहाँ ये C है। अब हमें क्या करना है कि इसके ऐसा पॉइंट देखना है जो y एक्सिस पर है और इक्विडिस्टेंस है। तो यहां पर एक और आप काम कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला, ओनली ऑब्जर्विंग फ्रॉम द ग्राफ यू कैन राइट द आंसर करेक्टली। क्यों? इसलिए बिकॉज दीज टू आर लाइन ऑन द सेम लाइन विच आर पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल है, सेम लाइन पे है। और दूसरी एक और बात, अभी हमने फर्स्ट जो इसका न्यूमेरिकल इसी केस स्टडी सेकंड का फर्स्ट न्यूमेरिकल था, वो ये कहा गया था कि इक्विडिस्टेंस फार्मूलों के लिए देखा गया था कि इक्विडिस्टेंस अगर कोई भी पॉइंट हो तो 2 पॉइंट्स के बताया था मैंने कि द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट always lies on the perpendicular bisector of the line segment made by those 2 points। इन पॉइंट्स के थ्रू जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो भी पॉइंट्स होंगे वही केवल इक्विडिस्टेंस होंगे इन दोनों पॉइंट्स से, तो ये कहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने y एक्सिस पे हमको वो पॉइंट चाहिए, तो इक्विडिस्टेंस तो देखें आप, डिस्टेंस कितनी 1 2 3 4, इनकी डिस्टेंस है 4 यूनिट। अगर इस तरीके से देखा जाए तो इनका मिड पॉइंट होगा दिस, और these all lines are perpendicular to each other, so this is the perpendicular bisector, or this is the perpendicular bisector and the point lies on this line and on x-axis is this point is on the perpendicular bisector of the line segment BC, so this will be equidistant from these two and this is lying on y-axis, or so its coordinate are 0,1 and 0,1 is in option D, so our option D is correct. This is the very easy way, or we can say the easiest way for this one. So students, we have solved all the sections of this question paper
and I tried to answer all the questions in very easy way. If you have liked my video, then subscribe my channel, like it and share to your friends so that they may also subscribe my channel, and we will meet in another video with another sample paper. When CBSE will release it, I will be with you with that sample paper. Till then, thank you. Bye.